तो ध्यान से देखिए, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस। अब इसमें अभी तक हम जो जानते हैं कि या तो लाइन पैरेलल होती हैं और या फिर इंटरसेक्टिंग होती हैं, या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती हैं, या तो आपस में कभी कट नहीं करती या फिर एक पॉइंट पर कट करती हैं। लेकिन ना कट करने वाली लाइंस की एक और कैटेगरी आपको समझनी चाहिए कि प्लेन ही चेंज हो जाए। ये एक मेरे पास लाइन है उंगली और ये ऊपर हो जाए, एक ही प्लेन में तो ये कट करेंगे, लेकिन लाइन ऊपर हो जाएगी तो ये कट नहीं करेंगे और ये पैरेलल भी नहीं है। तो इन्हीं लाइंस को स्क्यू लाइंस एंड नॉन कोप्लेनर लाइंस हम कहते हैं। बात समझ आई? तो नॉन कोप्लेनर लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है, पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है। दूसरी बात, एक और जो काम की बात है यहां पर, वो क्या है मेरे पास, पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है और स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है। बात समझ आ गई भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिए कि अब मैं बात करता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस की बात करूंगा, या तो पैरेलल लाइंस या नॉन कोप्लेनर लाइंस। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, या तो वो पैरेलल हैं और या फिर क्या है, बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं, रिजल्ट भी है, याद भी हो जाए, और या फिर क्या है, नॉन कोप्लेनर स्क्यू लाइंस है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। ये क्लियर हुआ? तीनों तरह की लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है एक, दूसरी नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो दो आइडिया दिमाग में आने चाहिए, आइदर द लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू लाइंस, ऐसी लाइंस है। जैसे मान लो ये है और ये एक मार्कर है। ये क्लियर हुआ? आल्दो इनके बीच का एंगल नहीं है, कुछ है, लेकिन फिर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब पैरेलल लाइंस होंगी तो ध्यान से समझिए वो किस टाइप की होंगी। आर वेक्टर इक्वल्स टू, दो अलग अलग पॉइंट से पास होंगी, R1 प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है ना? ये 3D की फॉर्म में भी हो सकता है और वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है। वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट ध्यान रखना है, 3D को वेक्टर में चेंज करना आता है हमें। ध्यान से समझिए, ये लाइन होगी। दूसरी लाइन है मेरे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 प्लस म्यू पैरामीटर है बी वेक्टर। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि दोनों के पैरेलल वेक्टर क्या है? दोनों के पैरेलल वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है। बात समझ आई भाई? पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या? पहली लाइन कैसी है? पहली लाइन क्या है? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, B इज द वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द लाइन। लेट, ये फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन को देख के हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट R1 वेक्टर एंड पैरेलल टू द B वेक्टर। बात समझ आ गई है? यस सर। एंड दूसरी लाइन क्या है? R2, it passes through the point R2 vector and parallel to B vector. Both lines are parallel to B vector. It means lines are parallel. बात समझ आ गई? यस सर। स्क्यू लाइंस होंगी तो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। और R वेक्टर इक्वल टू कैसा आएगा? R1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर एंड R वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? R2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर, ठीक है ना? एंड B1 इज नॉट पैरेलल टू B2। तो इसका मतलब, और साथ में ये इंटरसेक्टिंग भी ना हो, इंटरसेक्टिंग हो गई तो कोप्लेनर हो जाएंगी। तो ये ऐसी लाइंस आ गई। बात समझ आ गई? फर्स्ट लाइन B1 के पैरेलल है और दूसरी B2 के पैरेलल है। ये दोनों की दोनों लाइंस B1 के पैरेलल है। अगर इनके बीच की दूरी 0 हो गई तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग ऐसी लाइंस आ गई। बात समझ आ गई? यहां पर एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि दो, एक के पैरेलल B1 वेक्टर है और दूसरे के पैरेलल B2 वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? इनके बीच का एंगल वही होगा जो किसके बीच का होगा? B1 और B2 के बीच का एंगल। तो B1 डॉट B2 निकाल लेंगे सिंपल। यहां से ये भी मेरे पास क्लियर हो गया। B1 डॉट B2 बराबर कितना आ जाएगा? B1 डॉट B2 इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2
कॉस थीटा, तो एक एंगल थीटा आएगा, एक पाई माइनस थीटा आएगा। अगर ये इंटरसेक्टिंग है और यही लाइन जैसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस, उंगली और ये पेन, और ये थोड़ा सा दूर हो गया तो स्क्यू हो गई, कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग हो गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी निकालना यहां पर आ चुका है। एंगल बिटवीन टू लाइंस आर सेम एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू लाइंस। बात समझ आ गई? Yes, sir. इस लाइन पे क्या बारे, इस लाइन पे एक पॉइंट है R1 है, इस पे R2 है, ये दोनों लाइंस किसके पैरेलल हैं? बी वेक्टर है। इस लाइन पे एक पॉइंट बी R1 वेक्टर है, इस पे R2 वेक्टर है, और ये किसके पैरेलल है? B1 वेक्टर के, और ये किसके पैरेलल है? B2 वेक्टर के। इनके बीच का एंगल किससे निकलेगा? इससे निकलेगा। ये क्लियर हो गया? एक स्टेटमेंट लिख लो इतना नोट करने के बाद, एंगल बिटवीन टू लाइंस आर सेम एज, एंगल बिटवीन टू लाइंस आर सेम एज, angle between two lines are same as angle between two vectors, always same as angle between two vectors that are parallel to line, that are parallel to line. That are parallel to line. That are parallel to line. Now अब बहुत काम की बात है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता, इतना बताना चाहता हूं इससे क्लियर हो जाए। एक स्टेटमेंट लिखो जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले, चाहे वो पैरेलल हो लाइंस चाहे स्क्यू हो, वो आ जाएंगे। लिखो जरा, इफ A1 इज द पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, ऐसे लिखो, आइदर द लाइंस आर स्क्यू और पैरेलल, आइदर द लाइंस आर स्क्यू और पैरेलल, either the lines are skew or parallel, and A1 is the point on first line and A2 is the point on second line, and A2 is the point on second line, then projection of A1 A2, then projection of A1 A2 along the common normal, then projection of A1 A2 along the common normal always gives us shortest distance between the lines. दोबारा से सुनो, if A1 is the point on first line, A2 is the point on second line, then projection of A1 A2 along the common normal always gives us shortest distance between the lines, either they are skew or they are parallel. ये ब्रह्मास्त्र है, यहां से सब सॉल्व हो जाएगा। Always gives us shortest distance between the lines, either they are skew or they are parallel. Either they are skew or they are parallel. लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो कि ये A1 A2 कहां से आएगा? A1 A2 वेक्टर कितना आएगा? अब 1 by 1 कर लेते हैं ये रिजल्ट में। अगर मैं A1 A2 की बात करूंगा, ये तो एंगल है, एंगल पे नहीं जा रहे हैं अभी, कुछ जगह मिल जाए खाली, मिल गई। देखो मेरे पास एक लाइन है, पैरेलल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या है? R1 प्लस लैम्डा टाइम्स B, सही है। और दूसरी लाइन क्या है? R2 प्लस म्यू B। ये क्लियर हुआ? अब इनको देख के ये तो समझ में आता है दूसरी लाइन पे पॉइंट क्या है?
A2, याद करना मुश्किल है लेकिन वो स्टेटमेंट याद करना मुश्किल नहीं है। और पहली लाइन पे पॉइंट क्या है? A1, सही है। तो फिजिक्स का ये कंसेप्ट है, A1 A2 का कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन ये होगा, A1 A2 वेक्टर ये आएगा, और कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखना, ये कॉमन नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये जो अगर एंगल अल्फा है ये, और क्या मालूम है, दोनों के पैरेलल वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है, सही है। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, प्रूफ भी क्लियर होगा और याद भी रहेगा। तो मॉड ऑफ A1 A2, ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैंने शॉर्ट डिस्टेंस कितनी बताई है, ध्यान से देखिए। डी इक्वल्स टू कितना आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो इट मींस A1 A2 मॉड कॉस अल्फा, यही आएगा। क्लियर? प्रोजेक्शन मालूम है, ये अल्फा की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना होता है तो A cos अल्फा होता है, यस सर। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये मैं कैसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं मॉड R2 माइनस R1, ये क्लियर है? यस सर। कॉस अल्फा, ओके। अब अगर ये एंगल बीटा है तो अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा को लिख सकता हूं 90 माइनस बीटा, तो कितना आ जाएगा? साइन बीटा। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब बी क्या है? R1 R2 ये वाला वेक्टर है, सही है, और बी ये वाला वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल बीटा है। तो साइन कब आएगा? डॉट प्रोडक्ट में नहीं आता, क्रॉस में आएगा। मॉड, ध्यान से देखना, मॉड R2 माइनस R1, ये समझ नहीं आता है, रट्टा भी लगाते हैं तो भी गलत कर देते हैं, क्रॉस बी। सही तभी होगा जब अपॉन हमें ढंग से याद भी होगा और समझा हुआ भी होगा। ये ध्यान से सुनो, ऐसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी तुरंत समझ आ जाएगा। बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 क्रॉस बी करो जरा एक बार, क्रॉस बी करो, तो इसको बी का इसको मॉड निकालोगे तो कितना आएगा? मॉड ऑफ R2 माइनस R1 मॉड ऑफ बी साइन बीटा ही तो आएगा। मॉड ऑफ बी गायब हो गया, तो ये लिख दिया है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो लाइन ये दिए हैं इस फॉर्म में, ये क्लियर हो गया कि ये पैरेलल हैं, तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकाल सकता हूं, और ये ढंग से समझ में भी आ गया है। टेंशन नोट कर लो, क्लियर हुआ ये? यस सर। टेंशन नोट करो इसे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्लियर हो गया, लेकिन हमें किससे? ये एक स्टेप ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अलोंग द कॉमन नॉर्मल, क्योंकि वो जो तरीका है वो अल्टीमेट है, उससे स्क्यू वाला भी तुरंत हो जाएगा। अभी देखना कैसे होगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नोट कर लिया? यस सर। नाउ अगर मेरे पास लाइंस ऐसी हैं, ढंग से समझना, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? R1 प्लस लैम्डा B1, सही है। और दूसरा क्या है? आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? R2 प्लस म्यू B2, सही है। और ये स्क्यू लाइंस हैं, तो इनके बीच का एंगल तो निकाल ही लेंगे हम, थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा? बी डॉट B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, सही है। इसके पैरेलल वेक्टर B1 है, इसके पैरेलल वेक्टर B2 है। अब ये पैरेलल नहीं है, तो यहां पर पंगा क्या है? मुझे ये बताओ कि पहली लाइन किसके पैरेलल है? B1 के। और दूसरी लाइन किसके पैरेलल है? B2 के। तो B1 क्रॉस B2 का डायरेक्शन क्या होता है? B1 क्रॉस B2 का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू B1 एज वेल एज B2 एंड ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ऐसे आता है, फिजिक्स में सीखा है, यस। ठीक है ना। तो कॉमन नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो कितना आ जाएगा? B1 क्रॉस B2 आ जाएगा।
कैसे आएगा, B1 क्रॉस B2। ये कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? ये मेरे नो पास सर। R2 पॉइंट है, ये मेरे पास R1 पॉइंट है। अब वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने याद करवाया है, समझाया है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन में इसका ये अल्फा है। तो ध्यान से देखना, जो डी है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, डी कितना आएगा। ये अच्छा फॉर्मूला है, इसके सवाल आने नहीं आने हैं, मॉड ऑफ जेई में भी आने हैं, बोर्ड में भी। मॉड ऑफ R2 माइनस R1 कितना आएगा, कॉस अल्फा आएगा। लेकिन यहां पर कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन मुझे मालूम है, वो कितना है, B1 और B2 है। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालना चाहिए। ये कॉस इसके में क्या आएगा, R2 माइनस R1। इस स्टेप को देखना अच्छे से, R2 माइनस R1, इसका डॉट किससे लेंगे, B1, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, B1 क्रॉस B2 से कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन ये है। अपॉन में क्या आएगा, इसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो आएगा, ये रिजल्ट रहता है। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालो, B1 क्रॉस B2 निकालो, और उसका R2 माइनस R1 निकालो। अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। और अगर ये जीरो नहीं आया तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इससे आ जाएगी। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एक ही की स्टेटमेंट याद रखना है, उसी की हेल्प से एक स्टेप में प्रूव हो जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 along the common normal always gives us shortest distance between the two lines, either the lines are skew lines or the lines are parallel lines। क्लियर हो गया? ढंग से नोट करो, बहुत ही ज्यादा काम का है। 3D को वेक्टर्स में चेंज करना हमें आता है। वेक्टर्स की फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम दोनों की निकालना सीख चुके हैं, और इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये समझ में आ गया। अच्छे से नोट कर लो। क्लियर हो गया? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। तो इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, आइदर दे आर पैरेलल और दे आर स्क्यू। तो की फंडा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 अलोंग द कॉमन नॉर्मल। हाँ, अगर वो पैरेलल है तो वो इसके बराबर आ जाता है, एक स्टेप की कैलकुलेशन है, तुरंत लिख सकते हो। हाँ, अगर वो स्क्यू है तो B1 क्रॉस B2 ये वो इसके बराबर आ जाता है, एक स्टेप की प्रॉब्लम है। अगर स्क्यू नहीं है तो शॉर्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके,